रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमडीकेट हो, ईटा हो या नम्स के लिए तैयारी करें, तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल बहुत ही बेहतर होगा। मतलब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए भी सही है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी सही है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दें ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अर्थ का अपना फील्ड होता है, इसी तरह चार्ज के मतलब अर्थ का भी एक फील्ड होता है, इसी तरह और मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह अर्थ का भी एक फील्ड होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड के अंदर वो हर चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह मैग्नेट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपसे पूछते भी है और आए भी हुए एमसीक्यूज के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। अब सिंपल, मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, उस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस फील्ड मैंने यहाँ पर किस तरह डिफाइन किया कि अ स्पेस और अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी स्पेस, कोई भी रीजन, जो रीजन प्रेजेंट होती है, अब उस रीजन को मतलब उसके इर्द गिर्द जो ये रीजन है, मतलब ये फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, उस फील्ड्स को मतलब उस फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट चार्ज है ना, वो टेस्ट चार्ज या तो रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव मतलब वहाँ पर क्या करेगा, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अब याद रखना यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है, सिंपल टेस्ट चार्ज क्या है, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात के टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इट शुड बी स्मॉल सो दैट इट मे नॉट डिस्टॉर्ट अ फील्ड। ये क्या करेगा, या हमेशा ये क्या होगा, ये स्मॉल है, मतलब ये फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, फील्ड को क्या करेगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह जिस तरह यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी एक फील्ड मौजूद है ना। अब इस फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, सिंपल टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही स्मॉल चार्ज। मतलब हम अक्सर कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल टू जीरो। मतलब कुछ बुक में लिखा हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो है। तो इस टेस्ट चार्ज पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाऊंगा, इसकी फील्ड में लाऊंगा ना, तो यहाँ पर चार्ज कौन है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है उसके इर्द गिर्द ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या एक फील्ड मौजूद है, इसका क्या अपना एक फील्ड है। तो जब ये टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड में मैं लाऊंगा ना, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेस है, एक रीजन है, जहां पर टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी तरह टेस्ट चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर चार्ज पहले से मौजूद भी कौन सा है, पॉजिटिव। तो मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाऊंगा इसकी फील्ड में ना, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी क्या एक फील्ड मौजूद है ना, एक फील्ड मौजूद है। अब जब मैं इस चार्ज को क्या करूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को इसकी फील्ड में ले आऊंगा, तो ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। जब मैं इस टेस्ट चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड में लाऊंगा, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरह जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जिस तरह अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, मगर जिस तरह अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींची, जिस तरह न्यूटन ने कहा कि सेब जमीन पर क्यों गिर गया, हालांकि सेब और जमीन के दरमियान कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी वो सेब जमीन की तरफ आ रहा है। तो इसलिए वो एक फील्ड है ना, अर्थ का भी एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह चार्ज का भी एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हर चीज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो अपनी से दूर रिपल मतलब क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स के जरिए उसको पुश करेगा। सही है। तो मैंने इससे पहले कूलम लॉ में बताया था कि एक बेसिक लॉ बताया था वहाँ पर के अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सही है। तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज जब इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आएगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। जबकि
यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को मैं इसकी फील्ड में लाऊंगा तो यहाँ पर क्या करेगा, पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो यहाँ पर क्या, कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होगी, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल मैंने आपको बता दें कि ये डॉटेड लाइन, ये डॉट यहाँ पर मैंने चार्ज के इर्द डॉट लिखे हुए से, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करे कि वो इस फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब आपको नजर भी आ रहा है कि चार्ज के करीब ना, इस चार्ज के करीब बहुत ही ज्यादा डॉटेड लाइन है, मतलब चार्ज के करीब फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जिस तरह आप चार्ज आहिस्ता आहिस्ता दूर जाओगे तो फील्ड क्या होगा, वीक होगा। जिस तरह अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिस तरह आप अर्थ से आहिस्ता आहिस्ता दूर जाओगे, स्पेस में जाओगे तो स्पेस में अर्थ का अपना फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह अर्थ के करीब आओगे तो अर्थ आप पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, फिर वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह चार्ज के करीब भी फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। अब इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, इस फील्ड की इंटेंसिटी को आप किस तरह मतलब क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि चार्ज के करीब फील्ड ज्यादा है या कम है, या चार्ज से जब आप दूर जाओगे फील्ड कम होगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है या किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी शिद्दत कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मतलब इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम क्या कौन सा मतलब एक फार्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपल आप डिफाइन किस तरह करोगे कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिट चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब एक यहाँ पर जो भी आप एक यूनिट चार्ज, कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज लाओगे ना, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लाओगे, उस पर जब आप इसकी फील्ड में लाओगे ना, उस पर जितना मतलब क्या करेगा, फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक चार्ज बना रहा हूँ पॉजिटिव, अब इस चार्ज के इर्द गिर्द ना, इस चार्ज के नज़दीक जब आप एक यूनिट पॉजिटिव मतलब टेस्ट चार्ज लाओगे ना, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाओगे ना, तो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स, मतलब टेस्ट चार्ज पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज पर ज़्यादा फोर्स कहाँ पर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, आप कहाँ पर आपको नजर आएगा, आपको वैसे जो ये फील्ड इस चार्ज के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है आपको नजर नहीं आता, ये वैसे हम क्या करते हैं, फील करते हैं। जिस तरह आप मैग्नेट को करीब ले आओगे वो एक दूसरे को एक सर्टेन डिस्टेंस पर अट्रैक्ट करते हैं, या एक सर्टेन डिस्टेंस पर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसलिए ये चार्ज भी एक सर्टेन डिस्टेंस पर किसी भी टेस्ट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा जब वो इसकी फील्ड में आएगा। सही है, जब मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लाऊंगा ना, तो चार्ज के करीब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो फील्ड की इंटेंसिटी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से पुश करेगा। मगर अगर आप टेस्ट चार्ज को इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाओगे ना, मतलब चार्ज से दूर मतलब यहाँ पर लाओगे ना, अगर आपने यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को लाया ना, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर इस पर कम फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको बहुत ही कम रिपल्सिव फोर्स इस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, बहुत ही कम इसको क्या करेगा, पुश करेगा। मगर अगर आप करीब ले आओगे तो रिपल्सिव फोर्स उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा। इसी तरह कोई भी नेगेटिव चार्ज, मतलब ये अभी पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करे, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। सही है, और दरमियान में जो ये चार्ज प्रेजेंट था, इसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लाया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या दोनों पॉजिटिव थे, तो एक दूसरे में कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होगी, रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के दरमियान प्रोड्यूस होगी, अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज रखोगे। इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जब आप इस टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड में लाओगे ना, अगर आप जितनी करीब इस चार्ज के, ये टेस्ट चार्ज जितनी भी इसकी फील्ड में ना चार्ज के नज़दीक लाओगे ना, तो फील्ड की इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको उतनी तेज़ी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मगर अगर आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखोगे ना, तो बहुत ही आहिस्ता से, मतलब बहुत ही आहिस्ता, मतलब स्लो फोर्स, कम अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, कम अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। मगर अगर आप मतलब करीब ले आओगे, चार्ज के करीब लाओगे, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। सिंपल इंटेंसिटी का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को मालूम करने के लिए इसको हम क्या नाम है, शिद्दत को देखना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और किस पॉइंट पर
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। मतलब किस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है और किसी भी पॉइंट पर या किसी ऐसी पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज पर ज़्यादा मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर आप टेस्ट चार्ज से दूर ले जाओगे तो वहाँ पर उस पर कम अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या है, मतलब क्योंकि टेस्ट चार्ज पर कितना, मतलब टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि पर यूनिट चार्ज। सही है, यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज आप भी लिख सकते हो कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सही है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितनी भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अब याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी ये फार्मूले से ना इस तरह जिस तरह मैंने एक्सेलरेशन वहाँ पर फोर्स ये तमाम तर फार्मूले मैंने आपको बताया, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, याद रखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही किस चीज़ की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ना, तो इसलिए डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। अब इसके बाद अक्सर एमसीक्यूज में आता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है। याद रखना फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या बनेगा, यूनिट एसआई यूनिट। ये न्यूटन पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर मीटर। तो याद रखना है दोनों यूनिट आपने क्या करना है, याद रखना है। अब अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर आप क्या कहोगे, बेस यूनिट इसका क्या है। बेस यूनिट सिंपल इन तमाम इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करो, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में। अगर कन्वर्ट हो सकते हैं तो कन्वर्ट करो बेस यूनिट, अगर नहीं हो सकते तो नहीं करो। जिस तरह न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह आप क्या लिखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब ये आपकी आसानी के लिए वैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि बेस यूनिट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये है। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, और कूलम, वैसे कूलम किसका यूनिट है, चार्ज, तो कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकेंड के इक्वल होता है। यहाँ पर कूलम पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर एम्पेयर के ऊपर भी माइनस आएगा और सेकेंड के ऊपर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर सिंपल किलोग्राम उसी तरह आ गया, यहाँ पर सेकंड की पावर -2 है, यहाँ पर सेकंड की पावर -1, तो सेकंड की पावर क्या बन जाएगी, -3, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर की पावर -1, तो यहाँ पर ये यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड की पावर -3 और पर एम्पेयर, ये क्या बन जाएगा, इसका बेस यूनिट बन जाएगा। सिंपल उसी तरह अगर आपसे एमसीक्यूज में इसका डायमेंशन पूछ रहा है तो डायमेंशन आप किस तरह फाइंड कर सकोगे, सिंपल किलोग्राम के लिए हम कौन सा डायमेंशन जब हम निकालते हैं, किलोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम, कैपिटल एम। मीटर के लिए हम लेंथ, कैपिटल लेंथ। टाइम क्या है, सेकेंड टाइम का यूनिट है तो उसके लिए हम कैपिटल टी, पावर वही लिखेंगे -3। एम्पेयर हमारे साथ क्या है, करंट का यूनिट है तो सिंपल एम्पेयर के लिए हम ए यूज़ करते हैं, पावर क्या है -1, तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना, इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। अब सिंपल अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपने फाइंड करना है तो किस तरह, सिंपल ये चार्ज इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फोर्स, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप भी निकाल सकते हो, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या ज़्यादा उस चार्ज पर लगेगा। तो यहाँ पर आपको अभी भी मैंने बता दिया कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन से भी आपको बता दिया कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा। सही है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। जिस तरह आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होती है, तो इसलिए फोर्स भी क्या होता है, वीकर होता जाता है। इसलिए
डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम, अगर एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके बाद सिंपल, अगर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की मैग्नीट्यूड पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये तो आपको नजर भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी तो वहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, वीकर प्रोड्यूस होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्ट्रॉन्गर होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट में लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज़ों पर इंडिपेंडेंट, मतलब इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। मास पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई भी चार्ज के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मतलब उस चार्ज की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, जबकि ऊपर दो पॉइंट पर, फर्स्ट एंड सेकंड पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है। बाकी जो थर्ड पॉइंट है, मास, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मैं यहाँ पर अगर किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम नहीं होगा, जिस तरह ये चार्ज के इर्द गिर्द क्या फ्री स्पेस मौजूद है, तब फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि फोर्स इन वैक्यूम का फार्मूला क्या है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल इस चार्ज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्यू, ये क्या है, टेस्ट चार्ज, सही है। यहाँ पर मैंने प्लस का निशान लिखा है, तो इस चार्ज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, सिंपल क्यू, सही है। तो फार्मूले में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल ये चार्ज क्या है, क्यू, सही है। तो इसलिए एफ वैक्यूम इज इक्वल टू के क्यू और क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कूलम्ब फोर्स का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो मैंने क्या बताया कि के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम Q1 Q2 यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल यही चार्जेस यूज़ करेंगे जो यहाँ पर हमने यूज़ किए, एक टेस्ट चार्ज और एक ये चार्ज, इसी तरह से। तो टेस्ट चार्ज या ये चार्ज यूज़ करो या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही। तो कूलम्ब चार्ज एक चार्ज हो गया जिसकी फील्ड को हम डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं। दूसरा टेस्ट चार्ज जिसके जरिए हम मालूम करते हैं, उसकी फील्ड को मालूम करते हैं। तो इसलिए फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे साथ इक्वेशन पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, ये है। यहाँ पर आप फोर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, सिंपल नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और एक क्यू नॉट, ये है, सही है। समझ आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स की जगह क्या आ गया, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी तरह नीचे क्यू नॉट, उसको मैंने नीचे उसी तरह लिख लिया। तो क्यू नोट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिंपल बच क्या गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी जब के किसके इक्वल होता है, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट। ई नोट हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ई नोट हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है। जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगा, मतलब मीडियम मौजूद नहीं होगा, जिस तरह लेट सपोज मैं इस चार्ज को उठाऊंगा, किसी भी वाटर में डालूंगा ना, किसी भी पानी में डालूंगा, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट हो गया, फिर मैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करूंगा, तो फिर वहाँ पर वैक्यूम आ गया, मतलब वहाँ पर वैक्यूम नहीं, वहाँ पर मीडियम आ गया। मगर अगर इस चार्ज के इर्द कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये तो तब के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट। ई नोट हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिंपल इस फार्मूले में के की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद रखना ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होगा, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये, मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम प्रेजेंट होगा या प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, उस चार्ज के इर्द फ्री स्पेस मौजूद होगा, वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होगा। तो ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसके बाद इस फार्मूले से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, नजर आ रहा है कि ये चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज है या वैसे सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसके जरिए हम दूसरे चार्ज की
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो आपने याद रखना अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, तो डिपेंड कर रहा है सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है या टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट रिलेशन, दोनों में रिलेशन भी क्या है, डायरेक्ट है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैंने लिखा भी आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर हमारे साथ सिंपल क्या है, डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ, और वो भी कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ। अब यहाँ पर अगर आपके साथ ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, अब इसका मतलब अक्सर इस एमसीक्यूज भी कुछ आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जो आर है हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है, चार्ज के दरमियान डिस्टेंस, अगर मैं आर डिस्टेंस को क्या करूं, डबल कर दूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जब मैं डिस्टेंस को क्या कर लूं, डिस्टेंस को डबल कर लूं, डबल का मतलब क्या है, 2 गुना बढ़ा दूं, सही है, 2 टाइम्स कर दूं या डबल कर दूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर। डिस्टेंस को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स कर लिया, तो सिंपल आर की जगह में क्या पुट करूंगा, 2, और यहाँ पर आर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए क्या बन जाएगा, 4, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसलिए जब मैंने डिस्टेंस को क्या किया, 2 गुना बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गुना कम हो जाएगी, 4 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, 4 टाइम डिक्रीजेस। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, एक और पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर डिस्टेंस को क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब 2 चार्जेस मौजूद है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पर मतलब मैं डिस्टेंस को क्या करूं, डिस्टेंस को मैं क्या करूं, 3 टाइम करूं, डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम कर दिया, 3 टाइम्स, और अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही, अक्सर इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गुना कम हो जाएगी। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, सही है, तो 3 टाइम कर दिया, 3 टाइम, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना असर होगा, सिंपल यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 9, तो 1 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गुना कम हो जाएगी, 9 गुना क्या हो जाएगी, 9 टाइम डिक्रीजेस। डिक्रीज। तो इसलिए आपसे इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज भी पूछे कि जब डिस्टेंस को हाफ कर दे या डिस्टेंस को 4 गुना कम कर दे या डिस्टेंस को क्वार्टर कर दे, तो इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने उस तरह एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। तो अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर ले, मैं साइड पर हो जाता हूँ इससे। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो मतलब एमडीकेट नम सेकेंडरी बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं साइड पर हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तब हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस चीज़ पर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस किस चीज़ पर है। याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, अभी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यहाँ पर ये। इसी तरह सेपरेशन फ्रॉम द चार्ज, याद रखना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। और मीडियम ऑफ द चार्ज, कोई भी आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, चार्ज किस मीडियम में प्रेजेंट है, तो इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है।
अब इसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म सिंपल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साथ में अगर अपने डायरेक्शन बताना हो तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर केप लिख लेना। अब आर केप किसके इक्वल होता है, आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। सिंपल अपने इसको यहाँ पर क्या करूँगा, पुट करूँगा, आर का आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। तो सिंपल आर यूनिट वेक्टर की जगह मैं क्या पुट करूँगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, एक आर स्क्वायर पहले से मौजूद है और एक आर ये है, तो आर क्यूब बन जाएगा। तो याद रखना वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बी सही है, ये बी सही है, तो आपने इसे घबराना नहीं कि आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड में कब आ रहा था, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म, अगर यहाँ पर आर वेक्टर मौजूद था तब ये फॉर्म वेक्टर फॉर्म सही है, अगर सिर्फ आर केप मौजूद था सही है, तो फिर ये वाला वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सही है। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म सही है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पैरेलल टू द, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब याद रखना जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम प्रेजेंट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। अब मैंने आपको बता दिया कि चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम किस तरह प्रेजेंट होगा। आप किसी भी चार्ज को ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को किसी भी पानी में डालो, मरकरी में डालो, अल्कोहल में डालो, तो वो चार्ज क्या होगा, उसकी चार्ज में क्या होगा, मतलब आपने फ्री स्पेस से उठा लिया, उसके इर्द गिर्द कोई भी मीडियम प्रेजेंट हो गया। जब चार्ज को आप उठाते हो ना, कोई भी चार्ज को आप पानी में डालोगे तो उसके इर्द गिर्द मीडियम प्रेजेंट हो गया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जब किसी भी चार्ज के मतलब वहाँ पर क्या, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम प्रेजेंट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, याद रखना वहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले कूलम लेक्चर में मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को डिटेल लेक्चर वहाँ पर दिया था कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, इसका यूनिट, डायमेंशन, बेस यूनिट, सब कुछ मैंने कूलम लॉ से पहले लेक्चर में दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लेना, फिर आपके लिए बिल्कुल आसान होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी है क्या और एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है। तो इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। उस लेक्चर में मैंने कंप्लीटली डिटेल से उसको क्या किया है, आपको पढ़ाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, सिंपल यहाँ पर मीडियम लिखो 1 डिवाइडेड बाई, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अब सिर्फ ई आर रिलेटिव परमिटिविटी आ गया, बाकी सारा फार्मूला हुई है के मतलब क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब मीडियम प्रेजेंट होगा तो ये वाला फार्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे, सही है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम इसको कंपेयर करोगे तो आपके साथ एक रिजल्ट आएगा, सही है। यहाँ पर सिंपल 1 डिवाइडेड बाई ई आर को आप सेपरेट करो तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा ना, 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नोट क्यू आर स्क्वायर, सही है। 1 डिवाइडेड बाई ई आर मतलब 1 डिवाइडेड बाई ई आर रिलेटिव परमिटिविटी को आप सेपरेट करो, बाकी सारा क्या है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम क्या था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम क्या था, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नोट और क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम, सही है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम लिखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई ई आर को अलग कर रहा हूँ, बाकी 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये, सही है, मैंने ये लिख लिया, और 1 डिवाइडेड बाई आर क्या था बचा था वो मैंने उसी तरह लिख लिया, और ई इन अ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम को मैंने क्या किया, सेपरेट लिख लिया, सही है। किस तरह मैंने यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को बताऊं कि ये किस तरह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम, इसको अभी आपने याद रखना है, सही, जेन में रखना है, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम 1 डिवाइडेड बाई ई आर 4 ई नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसको मैंने किसका नाम दिया, आर स्क्वायर है, सही, यहाँ पर आर स्क्वायर। ये पूरा किसके इक्वल है, ई इन अ वैक्यूम, तो इसकी जगह मैंने ई इन अ वैक्यूम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ई इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई आर मतलब इज इक्वल टू ई इन अ मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम। तो याद रखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई आर। अब यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक मतलब मीडियम आ जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किस फैक्टर से कम हो जाएगी, ई आर। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मीडियम के दरमियान कौन सा रिलेशन बन गया, इनवर्स। जिस भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगा
तो उस मीडियम मतलब उस मीडियम में चार्ज के इर्द गिर्द मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। अगर जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कम होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, मतलब मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो, मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू वैक्यूम। तो यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट भी लिख लिया, सही है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए वैक्यूम हमेशा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए वैक्यूम, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, जो कम से कम वैल्यू क्या है 1 है, तो इसलिए 1 है, मतलब हमेशा तो 1 से ग्रेटर होती है, मगर जो हवा के लिए फ्री स्पेस के लिए उसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर 1 या 1 से ग्रेटर आ जाए तो फिर ये क्या हो जाती है, ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपर वाली वैल्यू है, ये वाली साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए जब नोमिनेटर ज़्यादा आ जाए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब भी मीडियम आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने याद रखना कि कोई भी चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड मौजूद होगी, जब अगर वो फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फिर आपने ये रीज़न बताना है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा आ जाए ना तो इसलिए फिर आंसर क्या हो जाता है, ओवरऑल आंसर क्या आता है, कम आता है। अब यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद एक लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर मैं सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपल क्या होगा, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर क्या होती है, टर्मिनेट। हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, सही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ इंटर होगी, सही है। तो याद रखना मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, सर बनाया है, और यहाँ पर दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑन पॉजिटिव चार्ज, याद रखना ये अक्सर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर, हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा उस पर। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा पैरेलल लगेगा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कहाँ से निकलती है, कहाँ की तरफ जाती है। मतलब याद रखना ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, मगर यहाँ पर सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर एंड होती है। किस तरह, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होगी नेगेटिव चार्ज की, सही है। और पॉजिटिव चार्ज की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, इस तरह रेडिली आउटवर्ड, रेडिली आउटवर्ड से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो गया और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इनवर्ड होगी। तो चार्ज अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, हायर से लोअर, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है तो इस एंड को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो इसलिए ये पोजिशन क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या होंगे, पैरेलल लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। मैंने यहाँ पर निशान से भी लिखा हुआ है, जाहिर किया हुआ है, सही है। अब सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, याद रखना किसी भी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमेशा क्या करे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब क्या होगा, एंटी पैरेलल लगेगा, सही है। दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि इस सेट को आप क्या कंसिडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर खत्म होती है, नेगेटिव पर खत्म होती है। तो इसलिए पॉजिटिव हमेशा यहाँ पर क्या होगी, खत्म होगी। तो अगर यहाँ पर खत्म होगी तो इस साइड को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव, और इस साइड को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए नेगेटिव को रिपल करेगा, तो इसलिए ये चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। तो इसलिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे, सही है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी नेगेटिव चार्ज पर जब लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा, सही है। और पॉजिटिव चार्ज पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो आपने याद रखना है। अब सिंपल इसके ग्राफ, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ ग्राफ किस तरह बनेगा, या 1 और r के साथ इसका ग्राफ किस तरह बनेगा।
सिंपल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सही है। तो इसलिए इसका ग्राफ क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के साथ, सही है। अगर आपसे पूछे ग्राफ बनाओ ई वर्सेस आर स्क्वायर का, सही है, तो फिर ग्राफ ये बनेगा, मतलब क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो इसलिए ग्राफ बिल्कुल क्या है, कर्व आ रहा है, सही है। पावर स्क्वायर है तो इसलिए ग्राफ बहुत ही ज्यादा कर्व आ रहा है। अगर आप सिंपल, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बनाने को कहे, तो मतलब 1/r स्क्वायर के वो क्या कर रहा है, एक ही वेरिएबल कंसिडर कर रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r स्क्वायर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आर सिंपल आर स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मगर आप अगर 1/r स्क्वायर को एक वेरिएबल कंसिडर करोगे तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, और वाई एक्स एक्सिस पर क्या है, 1/r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसलिए फिर ग्राफ क्या आएगा, लीनियर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r स्क्वायर के साथ कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट एंड डिफ्लेक्ट द चार्जेस, सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट भी कर सकता है, डी एक्सेलरेट भी कर सकता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम कर सकता है, इसी तरह डिफ्लेक्ट भी कर सकता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को, सही है। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज का केस लिखा हुआ है, बाकी नेगेटिव चार्ज का इसका अपोजिट होगा, सही है। पॉजिटिव चार्ज का केस लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज का। अब इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज याद रखना, मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी कर सकता है, डी एक्सेलरेट भी कर सकता है, डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, इसी तरह उस चार्ज पार्टिकल को किसी भी एंगल पर डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। याद रखना इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, याद रखना जबकि नेगेटिव चार्ज का इसके अपोजिट होगा। जब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। जब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। किस तरह, मैं इसी डायग्राम को क्या करूंगा, मैंने डायग्राम नहीं बनाया तो इसलिए मैं इसी डायग्राम को यूज करूंगा, सही है। जब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह क्या होगा, पॉजिटिव, सही है। जब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सही है। मतलब लेट्स सपोज ये क्या है, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो तब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। फर्स्ट केस। अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछे कि जब वेलोसिटी क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सही है, कि पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है, एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो तब वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, डिफ्लेक्ट क्या होगा। तो याद रखना फिर वो चार्ज क्या होगा, डी एक्सेलरेट, मैंने क्या लिखा है, डी, तो वो चार्ज क्या होगा, डी एक्सेलरेट। किस तरह, सिंपल, जब आप पॉजिटिव चार्ज, अगर वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, सही है। एंटी पैरेलल दोनों के दरमियान 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो तब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, कम करेगा, सही। क्यों कम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ तक, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इस साइड को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं और इस साइड को नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए जब वेलोसिटी, अगर आप इस चार्ज को इस तरफ ले आओगे ना, तो इस साइड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। इसलिए जब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होंगे तो वो चार्ज को क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। अब इसके बाद वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना, अगर वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फिर ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और वेलोसिटी की इस तरफ, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फिर ये चार्ज को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। चार्ज को क्या करेगा, किसी भी एंगल पर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, सही है। अब मैं आपसे पूछूं नेगेटिव चार्ज के लिए, आपने इसी तरह ये तीनों क्या करना है, इन तीनों को उलट कर देना है। अगर आपसे पूछे कि इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सही है, मैं यहाँ पर सिंपल आपको बताऊंगा, बाकी आपने खुद उसे कंपेयर करके निकालने से। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज सिंपल वो क्या होगा, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मैं सिंपल आपकी आसानी के लिए लिखूंगा, सही है। अगर क्या करेगा वो नेगेटिव चार्ज आपसे पूछे, अगर वो पूछे इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सही है, तो फर्स्ट केस क्या होगा, अगर वो आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी क्या है, मैं सिंपल ये पैरेलल वाला निशान रख रहा हूँ, वेलोसिटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो तब वो क्या करेगा, चार्ज को क्या करेगा, वहां पर डी एक्सेलरेट करेगा, सही है। दूसरा केस क्या हो सकता है नेगेटिव चार्ज में, अगर वेलोसिटी क्या हो, तो आप अभी खुद लिख सकते हो, सही है। अगर वेलोसिटी क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तो फिर वो क्या करेगा,
क्या करेगा, वहाँ पर एक्सेलरेट करेगा, इसका अपोजिट होगा। क्यों? अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सही है। लेट्स सपोज इसी डायग्राम में मैं नेगेटिव चार्ज को लिख रहा हूँ, सही है। नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पर लिख लिया, सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो, दोनों फर्स्ट केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वेलोसिटी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, पैरेलल हो, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, पैरेलल हो। नेगेटिव चार्ज की केस में तो मैंने क्या बता दिया, वो चार्ज को क्या करेगा, अगर क्या करेगा, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, पैरेलल हो, सही है। नेगेटिव चार्ज की केस में तो इसको क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, डी एक्सेलरेट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइड है और यहाँ पर नेगेटिव साइड है, सही। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड होती है, तो इसलिए इस साइड को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर सकता हूँ और इस साइड को नेगेटिव। तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज का जो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी उसी तरह उसको इस साइड में पुश कर रहा है, तो इसलिए इस साइड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये खुद भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, इसको डी एक्सेलरेट करेगा, सही है। इसी तरह अगर आप इसको क्या करोगे, इसके एंटी पैरेलल, सही है, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है, अगर वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो तब ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस केसेस को आप सिर्फ उल्टा कर देना तो नेगेटिव चार्ज के लिए बन जाएगी। बाकी मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर एंड होती है। और इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर आपको बेहतर ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, उसको मैं वहाँ पर मजीद एक्सप्लेन करूँगा, प्रॉपर्टी सब कुछ वहाँ पर मजीद एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। अगर फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आपने कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो या तो इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आपने हर हाल में लाइक देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।